दोस्तों, आज हमारे साथ संदीप सोनवलकर है, हमारे पुराने मित्र। हम लोगों ने कई बार न जाने कितनी बहसों में साथ-साथ टीवी पर हिस्सेदारी की है। संदीप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, नई परख के मंच पर पहली बार आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, उसकी गहराइयों के ऊपर, उसकी पेचीदगियों के ऊपर संदीप की उँगलियाँ हमेशा रखी रहती हैं। आज हम उससे महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकायों की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में कुछ अजीबो-गरीब किस्म के गठजोड़ हो रहे हैं। एक ऐसे गठजोड़ जिनके बारे में वैसे हम कल्पना भी नहीं करते, लेकिन वहाँ हो रहे हैं और संदीप ने बताया है कि पहले भी कभी हो चुके हैं। संदीप उनके बारे में और विस्तार से बताएँगे। वो गठजोड़ क्या-क्या हैं और उन गठजोड़ों का महायुति बनाम जो कांग्रेस नीत गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? ये सब सवाल हम संदीप से पूछेंगे। तो स्वागत है संदीप जी, आपका नई परख के मंच पर। एक अचरज भरी खबर मिली, जो वैसे तो अचरज भरी नहीं लगती, लेकिन मोटे तौर पर जो राजनीति की आम समझ है, उसको ज़रूर ये खबर बेचैन करती है। राजनीति की आम समझ ये है कि भाजपा और कांग्रेस में कभी कोई गठबंधन नहीं हो सकता। विधानसभा में तो कभी आज तक नहीं हुआ है, लोकसभा में तो असंभव है होना, लेकिन महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों की जो राजनीति है, उसके बारे में खबर मिली है कि भाजपा और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। अब आप उसके ऊपर प्रकाश डालें। एक और खबर मिली है इसी के साथ जुड़ी हुई कि भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अंदर एक एक किसी नगरपालिका में गठबंधन हो गया है। तो ये सब क्या है? क्यों है? और इसका असर महाराष्ट्र की व्यापक राजनीति पे क्या पड़ेगा? प्लीज़। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले हम ये थोड़ा-सा पीछे जाएँ तो 2019 के बाद से, जब से शिवसेना टूटी, अजित पवार चले गए, तो उसके बाद से महाराष्ट्र में ये होगा कि सत्ता मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर, और हर पार्टी का सिर्फ यही एक ज़रूरत है, आकांक्षा है कि सत्ता मिलनी चाहिए। गठबंधन के धर्म, नैतिकता, स्टैंड, पॉलिटिकल विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये सब पीछे हो चुकी है बातें। अब महाराष्ट्र में कोई भी किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है। खासतौर पे स्थानीय स्तर पर जब बात होती है, तो सबके हित एक दूसरे से सधे होते हैं। ऐसे कई उदाहरण पूरे आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे कि जहां पर लोग, हो सकता है कि पति एक पार्टी से लड़ रहा है तो पत्नी दूसरी पार्टी से लड़ रही है, या भाई एक पार्टी से लड़ रहा है तो दूसरी पार्टी से भाई लड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हजारों उदाहरण इस बार महानगर पालिका में मिल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन का ये दौर या जुगाड़ नया नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने भी कभी मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस के साथ समझौता किया था, तो ऐसा नहीं कि कभी नहीं किया था। तो गठबंधन होते रहे और बदलते रहे। जैसे 25 साल तक शिवसेना साथ में रही बीजेपी गठबंधन के साथ, और जब लगा कि अलग होना, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना है, तो वो कांग्रेस के साथ चले गए और मुख्यमंत्री बन गए 2.5 साल तक। तो नैतिकता और ये शब्द जो है सुनने में अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर ये हो रहा है कि अब सत्ता एक पाना यही इकलौता हो रह गया है, क्योंकि लोगों को लगता है सत्ता रहेगी तो हनक बनी रहेगी और सत्ता के साथ रहना चाहिए। अंबरनाथ में हुआ ये कि असल में एक तरफ शिंदे के अंबरनाथ नगर महापालिका है? जी, अंबरनाथ नगर पालिका है छोटी सी। तो वहां पर 27 जो कारपोरेटर वो चुन के आए एकनाथ शिंदे के। अब भाजपा के 12 ही चुन के आए और बाकी उसको कांग्रेस का साथ मिल गया, और बाकी छोटे दलों का 31 हो गए। भाजपा ने उसका नया नाम दे दिया है अंबरनाथ विकास अघाड़ी। अब उसका नाम उसने बदल दिया कि अंबरनाथ का विकास कर रहा है, तो सब साथ मिलकर रहे। चूंकि एकनाथ शिंदे साहब को भाजपा कॉर्नर करना चाहती है उनके क्षेत्र में, अंबरनाथ उन्हीं के क्षेत्र में आता है, मतलब कल्याण से लगा हुआ है जहाँ से उनके बेटे लोकसभा सांसद है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ज्यादा उचित समझा कि शिंदे साहब के गुट को अलग कर दिया जाए और अपनी सरकार सत्ता बना ली जाए। तो अब महाराष्ट्र में सत्ता ही इकलौता केंद्र है और उसके आसपास सब घूमते हैं। एक बात और है, महाराष्ट्र के इस चुनाव में खुलकर सामने आई, जिसको लोग ना कहें, या हो सकता है कि दिल्ली के कई नेताओं को पता तक नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे नेताओं ने आपस में मिलकर तय किया कि ठीक है, हम अलग अलग बड़े लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की सुविधा के हिसाब से लड़ेंगे। कई जगह कांग्रेस के उम्मीदवार इतने कमजोर दिए गए कि भाजपा की जीत जाए। कांग्रेस ने समझौता किया वंचित से, तो वंचित को 62 सीटें दे दी। वंचित इतनी समझदार है कि उसने 16 कैंडिडेट उतारे ही नहीं, आखिरी दिन सुबह बता दिया, तो उन 16 सीटों पे कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे एडजस्टमेंट आपस में हुए हैं, लेकिन वो पीछे से होते थे। अब ये पहली बार हुआ कि अब ये मान लिया गया कि सत्ता में रहना है, तो भाजपा और कांग्रेस का खुलकर हुआ। हालांकि कांग्रेस ने उधर के पदाधिकारी को निकाल दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नगर पालिका और जो स्थानीय निकाय है उनमें किसी तरह का कोई आरक्षण या किसी तरह की कोई ये जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का लागू नहीं होता। कोई भी किसी भी दल में कभी भी जा सकता है।
नहीं, ये तो आपने ठीक कहा। दिल्ली में भी जो नगर महापालिका की राजनीति है, नगर निगम की राजनीति है, एनडीएमसी की, तो उसमें कोई दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। तो हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि जो ताकतवर पार्टी है, संसाधन संपन्न पार्टी है, दबदबे वाली पार्टी है, वो दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़ लेने की फिराक में रहती है, और ये सारा खेल खुलेआम होता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि जब आम आदमी पार्टी ने जीता था एनडीएमसी का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक कदम भी नहीं चलने दिया। आज भी अ, आम आदमी पार्टी ने तो छोड़ ही दिया है उसके अंदर कि हम कुछ कर पाएँगे, वो तो दिलचस्पी उसकी खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ही उसको चला रही है, ये स्थिति है यहाँ पे दिल्ली में भी। अच्छा, अब ये जो परिवर्तन हुए हैं, जैसे अकोला में किसी एक सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तेहादुल मुसलमीन के बीच में कुछ गठजोड़ हो गया है। आपको इसकी निश्चित रूप से जानकारी होगी। इसके पीछे क्या है जो ये गठजोड़ हुआ है अकोला में? गठजोड़ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र में सबसे बड़ी स्थानीय निकाय में चुनाव चुनकर आना चाहती है। यहाँ तक कि स्थानीय निकायों में एक बड़ी खबर है कि अभी चुनाव हुए नहीं, उसके पहले ही 70 से ज्यादा कारपोरेटर निर्विरोध चुन लिए गए। उसकी शिकायत भी चुनाव आयोग को हुई। चुनाव आयोग बोल रहा है कि उनसे जांच कर रहे हैं, जबकि कई जगह ऐसे प्रमाण मिले कि ना तो फॉर्म भरने दिया गया, कई जगह रिजेक्ट कर दिए गए फॉर्म, कई जगह पे कैंडिडेट ने फॉर्म ले लिया तो भी नहीं पहुंचा। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, बड़े नेता है किरीट सोमैया, जो बड़े नेता कहलाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता, उनका इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ छोटा छोड़ के। वो घाटकोपर में उनके बेटे नील सोमैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पहले से सेटिंग हो गई थी कि मनसे का जो कारपोरेटर को टिकट मिली है वो एंड टाइम पे अपना वापस ले लेगा, ताकि नील सोमैया निर्विरोध चुनने जाए। लेकिन ये खबर उद्धव ठाकरे को पहले लग गई, तो उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि इंडिपेंडेंट को, जो शिवसैनिक था, पहले से फॉर्म भरा के रखा और उसने फॉर्म वापस नहीं दिया तो उद्धव ठाकरे ने उसको समर्थन दे दिया। अब टक्कर कांटे की हो गई। अब नील सोमैया थोड़ा मेहनत कर रहे हैं जीतने के लिए। तो ऐसा बहुत जगह हुआ आपस में। तो ये स्थानीय स्तर पे इसलिए ज्यादा हो पाता है क्योंकि आप लगातार संपर्क में रहते हैं, बहुत ज्यादा कानून लागू नहीं होते, किसी तरह का खतरा नहीं होता। आज इस बार पार्टी छोड़ जाए, अगली बार फिर वापस आ जाए। ऐसे बहुत सारे आपको महाराष्ट्र में उदाहरण अभी हाल के दिनों में देखने मिले, जो चारों पार्टियों या पांचों पार्टियों की गंगा से निकल चुके हैं और अब दोबारा भाजपा में चले गए, या भाजपा से निकलकर भी शिवसेना और अलग अलग जगहों पर गए। तो ऐसा बहुत जगह हुआ है। कांग्रेस के नगर सेवक 3 बार चुने गए, एक चंद्रेज मुल्तानी, इस बार उनको टिकट नहीं मिल रहा था कांग्रेस से, तो वो निकल गए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में चले गए, और सबने सबको लिया है। बस मुश्किल ये हो गई है कि आज तो आप सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो या जो लोग हैं आपको वोट दे रहे हैं, उनको अब लगने लगा कि इसमें कुछ है नहीं, अब ये सिर्फ आपस में सत्ता की बंदरबाट है। तो लोगों का मन जो है खट्टा होता जा रहा है, जो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ी बात है। महाराष्ट्र में कम से कम ऐसी संस्कृति नहीं थी, लेकिन अब ये महाराष्ट्र में ये सच हो गया है, संस्कृति आ गई है। अब बस सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, किसी के साथ भी जाएंगे। अब लोग इंतजार करने या फिर इस बात के लिए तैयार नहीं कि मेरी कोई आइडियोलॉजी है, इसके लिए मैं समय दूंगा। बस ये है कि मुझे तुरंत तुरंत चाहिए, और जो मिल जाए तो वहां से आगे चले जाओ। नहीं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि वैसे भी महाराष्ट्र में गठजोड़ राजनीति थी, तो गठजोड़ बनता ही तब है जब आदमी विचारधारा को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देता है। लेकिन गठजोड़ भी किसी उसूल और दूरगामी लक्ष्य के लिए बनाए जाते रहे हैं कि हमारा जब ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब हम गठजोड़ नहीं करेंगे। गठजोड़ कोई पार्टी इसलिए बनाती है कि आगे चलकर स्वतंत्र रूप से सत्ता काबिज कर सके। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य होता है। भाजपा गठजोड़ में जाती है इसलिए कि एक दिन उसकी अकेली सत्ता होगी, लेकिन बाकी दलों को ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है कि हम गठजोड़ के जरिए ही हमेशा सत्ता का कोई ना कोई हिस्सा प्राप्त करते रहेंगे। तो ये महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है अब। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना का सहारा लिया और इतना आगे बढ़ गई। अब उसको किसी की जरूरत नहीं है। अब वो चूंकि दो दलों को, चाहे एनसीपी हो अजित पवार साहब को, या फिर एकनाथ शिंदे को, इसलिए साथ में रखे क्योंकि केंद्र में सांसदों की जरूरत है। अभी भाजपा चाहती है कि ये गठबंधन से ना निकले, क्योंकि केंद्र में यदि भाजपा के नंबर आ गए होते पूरे बहुमत के, तो मुझे लगता नहीं इनको साथ भी देती भाजपा। अब मजबूरी है, इसलिए साथ में रखे हुए हैं। अब एक खबर क्या मतलब ओपन है, जो अजीत दादा जिन्होंने पार्टी तोड़ी, अपनी ही पार्टी तोड़े अजीत पवार साहब ने, आज शरद पवार साहब अजीत पवार साहब मिलकर पिंपरी चिंचवड़ का चुनाव एक साथ लड़ रहे, वो मिल गए पिंपरी चिंचवड़ में, यानी उन्होंने फिर से गठजोड़ कर लिया है, भले उन्होंने पार्टी तोड़ी। तो ये गठजोड़ की राजनीति, अब सत्ता की राजनीति बस बची है मुझे लगता है।
इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नैरेटिव में मतलब ये मान के चलना चाहिए कि अब यही नैरेटिव है, अब जनता को तय करना है कि उसको कैसे तोड़े। अब जनता को ही या तो तय करना पड़ेगा कि जो आदमी पार्टी बदले उसको वोट ना दे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं रहा राजनीति में, लोग जाते हैं दूसरी पार्टियों में जीत के भी आ जाते हैं। नहीं तो इससे क्या लगता नहीं कि वोटर जो है, हम लोगों की दिलचस्पी रहती है कि वोटिंग बिहेवियर का भी अध्ययन किया जाए, उस पर नजर डाली जाए। वोटर जो है, वोटर की निगाह में तो अब केवल दरअसल देखा जाए तो दो बड़ी पार्टियां ही वहां पर रह गई हैं, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। या बाकी या कांग्रेस भी उस स्थिति में नहीं रह पाई, केवल भारतीय जनता पार्टी ही उस स्थिति में है। इस नहीं, प्रकार कांग्रेस की छवि छोड़ने वाली एक अभी बड़ी मजबूत पार्टी। अभी कांग्रेस विरोध में नहीं है, अभी तो विरोध में एकनाथ शिंदे है। जी जी। अभी नंबर 2 की जो होड़ है उसमें एकनाथ शिंदे है। कांग्रेस तो चौथे नंबर तक पहुंच जाती है। तो कांग्रेस ने तो जिस जिस जगह से कांग्रेस की स्थापना हुई, जिस जगह पे राजीव गांधी का जन्म हुआ, जो कांग्रेस को हमेशा दिल्ली तक की सत्ता पहुंचाने में कामयाब रहा, वहां पार्टी ने दिल्ली से छोड़ दिया है। आपको बताऊं आश्चर्य के तौर पर कि ना तो जो मुंबई के प्रभारी हैं वेंकटेश, वो मुंबई में मौजूद है, पूरा चुनाव चल रहा है, कहीं से नहीं दिख रहे हैं। रमेश चेन्नीताला था जो पूरे महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, वो एक दिन आए थे, सुबह से शाम तक बैठक थी, शाम की ही फ्लाइट पकड़ के अपने तिरुवनंतपुरम चले गए। कितनी सीरियस है कांग्रेस, इससे तो आप समझ सकते हैं कि क्या कांग्रेस का भविष्य और क्या कांग्रेस पाना चाहती है। तो दूसरा, नए अध्यक्ष बने हैं, वो भी एक उनके बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं कि वो अपने आप में एक अलग तरह की शिक्षा, वो चाहते हैं कि लोगों को पहले गांधी की विचारधारा पढ़ाई जाए, उसके बाद लोग लौट कर आएंगे। तो वो एक रास्ता बहुत लंबा तय करना चाहते हैं शायद। आज की स्थिति में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के साथ जो बीजेपी का गठजोड़ चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके रेमिफिकेशन न केवल राज्य में होंगे, उसके राष्ट्रीय स्तर पर भी रेमिफिकेशन होंगे। और वो मुझे दिखता है कि इस चुनाव के तुरंत बाद उसके कुछ असर दिखाई दे। अच्छा, एक बात और, मैं आप चूंकि आपकी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गहरी जानकारी है, ये पृथ्वीराज चौहान है। तो पृथ्वीराज चौहान ने पिछले दिनों कुछ ऐसे बयान दिए, इससे पत्रकार उनको ले उड़े। पहले तो उन्हें एप्स्टीन फाइल पे उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने बयान दिया कि उसमें मोदी के और इन लोगों के नाम निकल सकते हैं। तो बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने इस सवाल को लेकर कई वीडियो बना दिए। अब यूट्यूब, भाजपा उन पर आपत्ति कर रही है, यूट्यूब भी उन पर आपत्ति कर रही है, तो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें, उनके वीडियो हटाए जा रहे हैं, कुछ निकला नहीं वहां पे एप्स्टीन फाइलों में। तो ये किस आधार पर पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, जिन अभी तक इनकी छवि एक गंभीर नेता की भी थी, उन्होंने ये वक्तव्य दिया। फिर अभी उन्होंने कुछ और भी वक्तव्य दिया है पृथ्वीराज चौहान ने। तो लगातार वो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं जो आमतौर पर सनसनी फैलाने वाले पत्रकार दिया करते हैं। ये सब क्या हो रहा है जी? पृथ्वीराज चौहान साहब असल में बहुत साइडलाइन है, कहीं से पिक्चर में है नहीं, किसी पद पर नहीं है, उन्हें बैठकों में बुलाया नहीं जाता। कांग्रेस की मुख्य धारा से वो कट गए। असल दिल्ली में तो जो व्यक्ति सालों तक सिर्फ दिल्ली की राजनीति करते रहा, जिन्होंने शायद कभी महाराष्ट्र का चेहरा ही ना देखा, वो सीधे मुख्यमंत्री बनकर ही महाराष्ट्र आए थे। उसके पहले तो महाराष्ट्र को आए भी नहीं थे शायद कभी। और वो व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में आए और उनकी सरकार इतनी बुरी तरह हारी, उसी के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया। अब उनको लगता है कि किसी तरह अपनी कोई जगह बनाई जाए, खुद को एक चर्चा में रखा जाए, और वो मीडिया को सूट भी करता है बहुत हद तक। तो लोग ये भी कहते हैं कि कई बार उन तक ऐसे मामले पहुंचाए जाते हैं ताकि वो बोलते रहे, चर्चा में बने रहे, क्योंकि उसका फायदा अंततः तो भाजपा को होना है। जी, अभी उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला पे हमला किया है, उस तरह का हमला वो भारत पे भी कर सकता है। बस वो इस तरह के वक्तव्य दे रहे, बताइए। वाला वक्तव्य दिया और अब ये वक्तव्य दे दिया। सब जब घर में बैठकर बात करनी है तो रोज एक बयान, हमको मणिशंकर अय्यर बहुत अच्छी तरह याद है, हमने बहुत खबर किया मणिशंकर अय्यर को, क्योंकि मणिशंकर अय्यर खुद अपने आप में इतने बड़े नेता थे, किसी भी चीज पे बोल सकते थे। अंततः उन्होंने कांग्रेस का नुकसान ही किया चाय वाला बयान देकर। तो अब वो स्थिति, चूंकि अब इनकी कोई राजनीतिक न कोई भविष्य है, न कोई राजनीतिक जमीन बची है, तो अब वो किसी तरह मीडिया में अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। या तो कांग्रेस को उनको कोई काम दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल के कम से कम कोई काम देना चाहिए। अन्यथा दिग्विजय सिंह भी का उदाहरण है, वो भी कई बार बयान दे देते रहते हैं जब खाली हो जाते हैं। तो खाली छोड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस को यह भी सबक सीखना होगा कि नेताओं को खाली भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, इसका सीधा मतलब ये निकलता है आपकी बातचीत का कि भाजपा ने महाराष्ट्र के अंदर एक लंबा प्रयोग किया पार्टियों को तोड़ने का, फोड़ने का। बीच बीच में ये भी लगा कि भाजपा शायद इस प्रयोग में नाकाम हो रही है,
क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात खानी पड़ी लोकसभा चुनाव में, तो ये भी लगा कि इस तरह की तोड़-फोड़ का कुल मिलाकर नुकसान हो रहा है। लेकिन अंततः अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में, भले ही उसने तरीके नापाक अपनाए हों, लेकिन कुल मिलाकर जो वो चाहती थी, महाराष्ट्र की एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी बनना, एकमात्र हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रतिनिधि पार्टी बनना, इन 2 मकसदों में तो भाजपा कामयाब हो ही गई है। भाजपा का नारा ही पूरी तरह था कि सब जगह महाराष्ट्र में भाजपा, शत यही प्रतिशत उनका एक नारा था। तो उन्होंने असल में 2019 के आसपास ये नारा दिया था, उस पर काम कर रहे थे। अब भाजपा का ये आखिरी चरण है। आप महाराष्ट्र की राजनीति का एक तरीके से बोल सकते हैं कि अब ये चरण पूरा हो जाएगा। एक तरफ पहले शिवसेना टूट गई, फिर एनसीपी टूट गई, भाजपा सत्ता में आ गई, लोकसभा में आ गई, विधानसभा में आ गई, और अब भाजपा जो है नगर पालिकाओं में आ जाएगी। अब भाजपा यहाँ से तय करेगी रास्ता कि उसको किन साथियों के साथ चलना है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे उद्धव ठाकरे साहब यदि सही नंबर नहीं ला पाते हैं तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि राजनीति में कब तक, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने समझौता किया नहीं इस बार, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। भले लोकसभा में साथ थे, विधानसभा में साथ थे, अब वो कांग्रेस से अलग है, वो मनसे के साथ चले गए। तो क्या वो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बनकर रहना चाहते हैं, एक सवाल उठेगा। एकनाथ शिंदे साहब के परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि वो तय करेंगे कि उनको आगे क्या जाना है, कैसे जाना है, भाजपा के साथ कितने हद तक जाना है। हालांकि वो रहेंगे, उनको ऑप्शन नहीं है फिलहाल, बट वो प्रेशर इसलिए कर रहे हैं कि उनको और भी हिस्सा चाहिए। अब अजीत दादा पवार और शरद पवार साहब मिल गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव के बाद शरद पवार साहब हो सकता है कि केंद्र की सत्ता में भी हिस्सेदारी कर ले, अपनी पार्टी की, खुद नहीं। जो मैं जितना शरद पवार साहब को समझता हूँ या जितना उनकी राजनीति को देखा है, वो यही कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरे पार्टी के लोग मेरी सुनते नहीं है। अब वो चले गए सब जहां जाना थे, और हो सकता है कि उनके परिवार से कोई मंत्री बन जाए। वो कह देंगे कि अब मैं इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी कोई सुनता नहीं है। तो वो इस तरह का अपना अख्तियार कर सकते हैं, अपने बूढ़े होने का भी लाभ ले लेंगे अपनी अवसरवादिता के लिए। जी। वो और हो सकता है कि इसी बहाने उनको, क्योंकि महाराष्ट्र में एक सीट का भी चुनाव होना है, राज्यसभा की एक सीट जो है, पिछले बार शरद पवार साहब के टेन्योर खत्म हो रहा है, तो उनको भी राज्यसभा में आना है। तो हो सकता है कि सब सारे मिलकर उस वरिष्ठ को दोबारा भी राज्यसभा में भेज दें। इसका भी एक महाराष्ट्र में उदाहरण बहुत सारे रहे हैं कि जब चुनाव नहीं कराना होता तो जितनी सीट उतने कैंडिडेट, और उसमें फिर बिना चुनाव के भी जीत के भेज चले जाते हैं, भले आपका नंबर हो के ना हो। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी। अब मुझे लगता है कि यह महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे अंतिम चरण है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहस नहीं होगी या कोई मुद्दा नहीं बचेगा। अब भाजपा आ जाएगी सब जगह, उसके बाद भाजपा ही तय करेगी किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र को छोड़ दिया है। अब एकनाथ शिंदे क्या बगावत करेंगे, मुझे नहीं लगता। अजीत दादा भी अब कुछ अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके सत्ता के साथ रहेंगे। और एक अफवाह है, चर्चा है, किसी को नहीं पता है कि अब एक जो सेंटर में बड़ा फेरबदल होने वाला है, उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी कुछ फेरबदल हो सकता है, अफवाह है। वो जब होगा तब, अदरवाइज अब अगले 3 साल तक महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी स्थिर राजनीति हो जाएगी। तो इसमें दो सवाल अब मैं और पूछूंगा इस चर्चा में आपसे। एक तो ये है कि नितिन गडकरी का कौन इसमें क्या है? क्या उनकी कोई हैसियत है महाराष्ट्र की राजनीति में, या कोई हैसियत नहीं है? केंद्र में वो एक वरिष्ठ मंत्री हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छे तरीके से अपना मंत्रालय चलाते हैं, उनकी साख है, बहुत से लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारियों के बारे में सोचा जाएगा, उसमें कम से कम नितिन गडकरी का एक बार नाम तो लिया ही जाएगा, भले उत्तराधिकारी बने या ना बने। तो उनका महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है? अभी वो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में चेहरा है, जमीन नहीं है। उनके जितने लोग थे सब साइडलाइन है, या तो वो सरेंडर कर गए हैं देवेंद्र फडणवीस के सामने, या फिर वो बचे नहीं है। जैसे उनके बहुत एकदम निकटतम जो व्यक्ति थे, जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया था असल में, जिसको लेकर एक जमाने में 2019 में भाजपा के समय में, 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी, तो नितिन गडकरी के उस व्यक्ति ने, सुधीर मुनगंटीवार साहब ने 38 विधायकों को अपने घर में बुला के अलग बैठक भी कर ली थी, लेकिन वो बन नहीं पाए। अब सुधीर मुनगंटीवार की स्थिति ये है कि खुलकर वो कह रहे हैं कि उनके जो क्षेत्र चंद्रपुर, वहां जब लोकल बॉडी के चुनाव हुए तो बुरी तरह हार गए। तो उनका तो ये तक कहना था कि मुझे तो पूछा तक नहीं गया, पार्टी अब मुझसे पूछती भी नहीं और मुझे साइडलाइन कर दिया गया। सुधीर मुनगंटीवार जैसे लोग अब साइडलाइन है। अब गडकरी साहब के पास जमीनी स्तर पर कोई बहुत बड़ी ताकत बची नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी हैसियत में वो नहीं है कि विधायक उनके साथ सब टूट के चले जाएं या वो कुछ बड़ा कुछ कर पाए। वो अपना स्थान, अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोग आज भी उनको बड़ा मानते हैं, सीनियर मानते हैं, बुलाते हैं, नाम भी लेते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में उनकी फिलहाल कोई बड़ी भूमिका नहीं है। और जो भारत मिलाप हुआ था, इसका क्या होगा?
सर वो तो दिखाने के लिए होता है, पब्लिक में पोस्टरिंग भी कोई बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। नहीं, पब्लिक दोनों में भाइयों में हुआ था, ठाकरे भाइयों में जो मिलाप हुआ था, तो जी, उसका क्या होगा? अच्छा मुझे लगा आप नितिन गडकरी और नहीं, नहीं, देवेंद्र नहीं, ये फडणवीस साहब की वो बात, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, भरत उनका भी मिलाप में उनका भी इसको बोल मिलाप रहा हूँ। हुआ था इसमें एक बार। जी, जी। जी। नहीं देखिए, मनसे और एक ये उद्धव ठाकरे, इनका ये आखिरी कोशिश है अपनी जमीन बचाने को। क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पहचान पर अब उतर आए। बाला साहब ठाकरे ने तय किया था जब 1992 के चुनाव के बाद कि अब शिवसेना राष्ट्रीय राजनीति करेगी और हिंदुत्व पे लड़ेगी। तो हिंदुत्व का जो प्लैंक जब लिया था तब राष्ट्रीय राजनीति में आपने प्रवेश किया था, और आप घूमकर फिर से 1967 में जब शिवसेना बनी थी तो वो मराठी जो प्लैंक था उस पर वापस आ गए, मतलब गोल चक्कर आपका पूरा हो गया। तो आप क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, और वही कोशिश होगी कि किसी तरह हम क्षेत्रीय पार्टी बनकर बचे रहें। इसलिए समझौता हुआ है, बहुत ज्यादा स्टेक पे मतलब अभी तो नहीं दिखता है, क्योंकि असलियत यह है कि जमीन के स्तर पर सिर्फ मराठी वोट बैंक से या सिर्फ थोड़े मुस्लिमों के सपोर्ट से आप जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। और वो लोकसभा का जो नतीजा आया था वो माहौल अब नहीं है। देखिए स्थानीय निकाय में मतलब मैं यदि सामान्य व्यक्ति हूँ, मुंबई करूँ, तो मैं सोचूंगा कि यार ठीक है, अब जिसकी सत्ता राज्य में है, जिसकी केंद्र में, उसको ही दे दो, वही करेगा। और फिर जो सामने है उद्धव ठाकरे, वो 25 साल से थे, कौन सा उन्होंने मुंबई का भला कर दिया, या कौन सा मुंबई एकदम सिंगापुर बन गई। तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस वाइज भी कोई बहुत ज्यादा उन पर, मतलब इस कारण से लोग चुन लें कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो इसका मतलब अभी ये हुआ। ना चाहते हुए मानना पड़ेगा कि भाजपा नंबर 1, और भाजपा 100 से ज्यादा कारपोरेशन की सीटें 228 में मुंबई की जहां तक बात करें ला रही है। 80,000 करोड़ का बजट है, भाजपा की पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब बस भाजपा सिर्फ इंतजार कर रही है चुनाव के समाप्त होने का, इसके बाद एक साथ मुंबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इसका मतलब है जब स्थानीय निकायों की राजनीति अपने चरम पे, अपने मुकाम पे पहुंच जाएगी, चुनाव हो जाएंगे और उनके परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेगी, और बाकी लोग बहुत छोटे-छोटे ग्रहों की तरह उसके इर्द-गिर्द मंडराएंगे और उससे कोशिश करेंगे कि उसके साथ संपर्क करके उस सत्ता में हिस्सेदारी कर लें। शिवसेना का जो प्रयोग बाला साहब ठाकरे ने किया था 60 के दशक में, वो अब उसका ग्राफ गिरते-गिरते अब यहाँ तक पहुँच गया है कि वो राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पे आ गए हैं, और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ भी उनकी आपकी बात से लगता है कि इस चुनाव में काफ़ी उन पे आघात होगा। उसके बाद पता नहीं कि ये राम और भरत मिले हैं, तो ये मिले हुए रहेंगे या अलग-अलग हो जाएँगे फिर से? कोई भरोसा नहीं है, कोई क्योंकि भरोसा राज ठाकरे हमेशा के लिए आ गए हैं ऐसा कुछ नहीं। राज ठाकरे ने साफ कहा है कि मैं एक खास मुद्दे को लेकर साथ में आया हूँ, मराठी हित। तो मराठी हित यदि वोट दिलाएगा तो साथ रहेंगे। ऐसा होता है राजनीति में, आप एक मुद्दा चलाते हैं, यदि मुद्दा नहीं चलता है तो आपको अलग होना पड़ता है ना। तो बहुत लंबे समय तक रहेंगे, उनके जो कारपोरेटर जीत के आएंगे। आपको छोटी सी बात बताओ, पिछले कारपोरेशन का जो चुनाव हुआ था 2017 में, राज ठाकरे के 8 कारपोरेटर चुन के आए थे, और उनको उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तोड़ लिया, वो सब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में चले गए। तो जब आपने पिछली बार ये कर लिया था उसके साथ, तो जरूरी थोड़ी वो आपके साथ रुकेंगे इस बार। ठीक बात। तो ऐसा कोई कोई फार्मूला या कोई ऐसा वो नहीं है जिससे आप ये तय कर दें कि यही होगा। लेकिन एक फार्मूला है, आप भाजपा केंद्र में और बाकी सब आजू बाजू में, लोग अपनी अपनी पोजिशनिंग करेंगे। हो सकता है उद्धव ठाकरे साहब भी सोचें कि क्यों ना भाजपा के साथ केंद्र में चला जाए, क्यों ना चला जाए भाई, यदि जब राज्य में सत्ता ही नहीं है कहीं पर अपनी, तो केंद्र में रहा जाए। तो वो भी एक सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अब वो आ गए तो यही रहेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस, इसका मतलब है कि अगर देवेंद्र फडणवीस के हाथ में महाराष्ट्र भाजपा की बागडोर रहती है, तो वो बहुत मजबूती के साथ मान लिया जाए कि उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है। उनका भी नाम लिया जाता है कि वो भी नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराधिकारी हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ अगर किसी दूसरे मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जाता है। क्या वास्तव में महाराष्ट्र की जनता में भी इस प्रकार की कोई आहट है, या केवल ये हम लोग, हमारे ऐसे पत्रकार ही ये सब सुगबुगाहट चलाते रहते हैं? पिछले चुनाव में जरूर दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, ये नारा बहुत गूंजा था। इस बार देवेंद्र भी थोड़ा अंडरडॉग करके चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने सिर्फ अपने पोस्टर लगा दिए थे चारों तरफ कि मैं लौट कर आऊंगा, तो उसके बाद उनको अचानक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और अचानक उनकी एक तरीके से पदोन्नति से हटके पदान्वित हो गए, नीचे आ गए। तो वो अब समझ गए हैं कि फिलहाल इस पे अभी जोर नहीं देना है, और उनको ये भी मालूम है कि चुनाव तो 29 में है, हम यदि आज की स्थिति में माने, आगे क्या होगा नहीं पता। तो
उनके पास अभी फिलहाल बहुत वक्त है, 3 से 4 साल का, जब वो फिलहाल महाराष्ट्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं बार-बार, और वो ऐसा नहीं छुपाते भी नहीं, खुल के बोलते हैं कि अभी मैं फिलहाल कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में टिके रहेंगे तो जब मौका आएगा तब आगे बढ़ेंगे। अभी तो कम से कम 3-4 साल वो यहाँ टिकने के मूड में, अभी वो राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या भरोसा दिल्ली क्या सोच रही है, बीजेपी क्या सोच रही है, क्योंकि मैं पर्रिकर का मित्र रहा हूँ, पर्रिकर साहब से तो बड़ी बात होती थी, बेचारे चुनाव जीत कर आए और अचानक उनको दिल्ली बुला लिया कि आप रक्षा मंत्री बन जाइए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति में देवेंद्र की पहली प्राथमिकता, देवेंद्र फडणवीस की पहली प्राथमिकता महाराष्ट्र, क्योंकि उसकी वजह है कि जब आप मतलब ऐसी सत्ता मिल जाए जहां केंद्र आपके साथ हो, राज्य में आप मजबूत हो, स्थानीय चुनाव आपके साथ हो, प्रशासन पूरा आपका हो, तो आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देवेंद्र की बहुत बड़ी इच्छा यही है कि कुछ करके दिखाना चाहते हैं। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में आने के शुरू किया था समृद्धि महामार्ग, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए, तो अब उनको लगता है कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करे, क्योंकि नितिन गडकरी जिससे महाराष्ट्र में जाने जाते हैं कि वो बड़े बड़े पुल बनाए, उसको बोलते हैं, दिखाते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस की बहुत बड़ी इच्छा है कि कुछ बड़े काम वो अपने कार्यकाल में दिखा पाए। उनमें मेट्रो एक बहुत बड़ा काम है, फिर कुछ और बड़े रोड्स उन्होंने प्लान किए हुए हैं, कुछ एयरपोर्ट्स महाराष्ट्र में और अतिरिक्त जो विस्तार हो रहा है, तो तमाम चीजें वो महाराष्ट्र में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं मुख्य तौर पर। बेसिकली उनको लगता है कि अभी मेरे पास वक्त है कि अभी मैं ये सब चीजें कर लूं, फिर जब दिल्ली की राजनीति का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने इतनी पेचीदा राजनीति के ऊपर उसके मौजूदा हालात के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया और प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे अनुरोध का मान रखा। आगे हम जैसे जैसे समस्या महाराष्ट्र की राजनीति पे जब भी चर्चा होगी और राष्ट्रीय राजनीति पर भी, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय राजनीति पर भी बहुत अच्छा बोलते हैं, चर्चा होगी, तो फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप नई परख के दर्शकों के साथ जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। ठीक रहा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।